चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बेटा कर लेते हैं। कर ले स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे। खोलें जरा क्वेश्चन नंबर 2। जी बेटा वालेकुम सलाम। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है सर? ये फास्ट जरा थोड़ा सा आगे देख लिया करो यार, जो थोड़ा सा कोई इधर तक भेज दिया करें, समटाइम्स आगे जगह होती है। जी कर लिए एक नजर क्वेश्चन जरा रिवाइज कर लीजिएगा। क्या कर अटेम्प्ट करना था, शुरू हो जाए। क्वेश्चन में क्या अटेम्प्ट करना था, क्या करना था प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रिक्वायरमेंट थी? जो फिनिश गुड्स 5000 क्वांटिटी दी हुई थी पॉइंट नंबर 4 में, उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और फाइफो और वेटेड एवरेज दोनों से वर्किंग करनी है। तो रजिस्टर कैंडी खोला जरा। फाइफो और वेटेड एवरेज मैंने आपके सामने कुछ ट्रेडिंग बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के एंगल से डिस्कस किया था। कुछ समझ आ गया था सबको? समझ आ गया था सर? चले यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिखे हेडिंग, खोले रजिस्टर। कोई कल से रिलेटेड इशू तो नहीं प्लीज? आपको समझ आ गया था जो कल डिस्कस हुआ? क्या खैरियत? तो बिल्कुल ही स्लो बैठे हैं। मेरी आवाज आ रही है किसी को? आगे हैं यार। बिजनेस नेम ही बता दें क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखें बिजनेस नेम, लिखें एनकेल एंटरप्राइजेस। शुरू करें? मैं 1 मिनट आपके सामने स्पेस क्रिएट कर लूंगा। चलो बेटा बस करो यार, स्टार्ट लें प्लीज, स्टार्ट लें। आप लोगों का इंतजार कर रहा होता हूँ यार इतनी देर से। एनकेल एंटरप्राइजेस कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स as on 31st August 2008। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करते हुए हमें दोनों मेथड से वर्किंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेड एवरेज मेथड लिखना। ये 5 और वेटेड एवरेज मेथड किसके लिए है? हाँ जी प्लीज सही क्लियर रखिए, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमारे क्वेश्चन में या ट्रेडिंग है? तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में अगर वेटेड एवरेज मेथड अडॉप्ट करना है तो क्या करेंगे? नहीं मतलब प्रिंसिपली स्पीकिंग पहले रेट निकालेंगे और फिर जब वो रेट आ जाएगा तो फिर उसे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो रेट का फॉर्मूला क्या है? देख के बोले, देख के देख के देख के। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लेनी है, डिवाइडेड बाय ओपनिंग क्वांटिटी और मैन्युफैक्चर्ड क्वांटिटी। तो ऐसे ऐसे बड़े क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी होते जाने, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी टफ से टफ होती जाएंगी। आपने बेसिक्स बस जहन में क्लियर रखनी है। अब अगर हमने वेटेड एवरेज मेथड से क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स की कंप्यूटेशन करनी है तो सबसे पहले आपके जहन में ये आना चाहिए कि हमें रेट पर यूनिट चाहिए, और रेट पर यूनिट का फॉर्मूला काइंडली एक दफा दोबारा डिफाइन करना है, फिर उसके फिगर्स ढूंढते हैं। एक एक स्टेप काइंडली ध्यान से सुन के समझ के अप्लाई करें। तो एक दफा दोबारा लिख लें। रेट पर यूनिट का फॉर्मूला था ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स अमाउंट प्लस परचेजेस, नहीं अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स यूनिट्स या क्वांटिटी, एंड प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स क्वांटिटी। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन देखें तो ढूंढने के लिए है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट। अगस्त के महीने की बड़ा वर्किंग है, तो अगस्त के मंथ के एंगल से अगर सोचें तो जुलाई फर्स्ट पैराग्राफ में जाए, जुलाई के एंड पे जो डाटा दिया हुआ था हमें स्टॉक्स का, वो फिर जुलाई का क्लोजिंग हमारे लिए अगस्त में ओपनिंग हो जाएगा। तो सेकंड लाइन अगर आप देखेंगे तो उसमें हमारे पास फिनिश गुड्स के यूनिट्स भी 4000 बताए हुए हैं और एक यूनिट की 220 वैल्यू भी बताई हुई है। तो क्या हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की फिर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे? 4000 मल्टीप्लाइड बाय 220 इज इक्वल टू 8,80,000। ठीक है, 4000 यूनिट्स हैं और 220 एक यूनिट की अमाउंट बताई हुई है एज ऑन 31 जुलाई 2008, जो जुलाई का क्लोजिंग हमारे लिए ओपनिंग बन जाएगा। तो मैंने जस्ट ब्रैकेट में वर्किंग इसलिए लिख दी ताकि आप फिगर्स आइडेंटिफाई कर सकें। वरना व्हाट इज द आंसर ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स? 8,80,000। जी सेकेंडली क्या चाहिए सर इस फॉर्मूले में? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड गिवन है, ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो वो भी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक वर्किंग वन सॉर्ट ऑफ बना लें, स्पेस रख कर वर्किंग वन। डाटा हमारे पास है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और फिगर अवेलेबल ऐसे डायरेक्टली नहीं है, सॉल्व करनी पड़ेगी। तो नीचे फिर क्वांटिटीज भी चाहिए, वो फिर मेरे ख्याल बाद में ढूंढ लेते हैं। तो तकरीबन 5-6 लाइनें और छोड़ दें वर्किंग के लिए, नीचे फिगर सॉल्व करने के लिए, और वर्किंग वन में आ जाए जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग के लिए कैंडी इकट्ठे हैं वर्किंग वन में सारे। ये जहां हम रेट निकाल रहे थे इसके नीचे कुछ स्पेस रख लीजिएगा, 5-6 लाइनें जरा। जी ट्राई टू रिवाइज अपने जहन में कि फॉर्मेट क्या था इसका। शुरू करें। सबसे पहले अपने रॉ मटेरियल की हेडिंग में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना है। इंडिविजुअली ट्राई करेंगे, फिर मैं लिखता हूँ। ढूंढे डाटा जरा जी, ढूंढे। ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस प्लस माइनस एनीथिंग। इंडिविजुअली करें, मैं लिख रहा हूँ फिर। जी बेटा कल यही लिखा था मैंने, क्लोजिंग स्टॉक की अगर आपने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए FIFO मेथड भी यूज होता है और वेटेड एवरेज भी। तो क्वेश्चन में इन दोनों मेथड से वर्किंग रिक्वायर्ड है, तो इस वक्त पहले वेटेड एवरेज से वर्किंग कर रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह यही डिस्कशन FIFO से करता हूँ। ठीक है। जी ओपनिंग स्टॉक इज, अब ये भी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डाटा ढूंढते नहीं आप जरा काइंडली। 540,000 जहाँ फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन थी जुलाई के एंड की, वहीं पे ओपनिंग रॉ मटेरियल जुलाई के एंड का रॉ मटेरियल 540।
प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल टेबल में आ जाए 8,45,000। परचेज रिटर्न्स नहीं है, कैरेज इनवर्ड्स वगैरह नहीं है। रॉ मटेरियल का क्लोजिंग नीचे शायद एडिशनल फॉर्मेशन में है, बल रही फिगर्स। पॉइंट नंबर 2 में नीचे 6 लाख, अगस्त के एंगल से 31 अगस्त का स्टॉक। $7,85,000। ओके प्लीज पहली वर्किंग। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको मिल गई फिगर्स जी। डायरेक्ट मटेरियल सॉरी रॉ मटेरियल कंज्यूम के बाद डायरेक्ट लेबर ढूंढने क्वेश्चन में 7,85,000। प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लें। $15,20,000। टोटल्स बेटा काइंडली किया करें यार, सब लोग अब टोटल भी बोर्ड से देख के लिख रहे हैं, प्लीज सॉल्व किया करें फिगर्स। यहाँ तक हो गया जी प्राइम कॉस्ट। ये बेटा फैक्ट्री ओवरहेड्स के एंगल से डाटा मेरे साथ एक दफा दोबारा पढ़ लें, कल जो हमने डिस्कस किया था उनमें से एक दो चीजें जरा दोबारा फाइनली सुन लें। छोड़ दे लिखना, काइंडली जरा टेबल सामने रखें जो क्वेश्चन में बना। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स वर्ड ज़हन में रख के जरा डिसाइड करने कुछ फिगर्स शायद ऐसी हैं इस डाटा में जो हमसे रिक्वायर्ड नहीं है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की वर्किंग करते हुए। तो रॉ मटेरियल परचेजेस तो आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम में ले लिए हैं, टेबल पूरा पढ़ लें जरा मेरे साथ। डायरेक्ट लेबर को हमने प्राइम कॉस्ट में ऐड कर लिया हुआ है। सेलिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मशीनरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में अभी हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज आल्सो पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन अदर वर्ड्स ना सेलिंग कॉस्ट ने आना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिख लेंगे। इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। अदर अकाउंटिंग कॉस्ट का एक प्रॉब्लम भी आया था कि इसमें क्लियर नहीं है कि ये फैक्ट्री अकाउंटिंग कॉस्ट है या हेड ऑफिस अकाउंटिंग कॉस्ट है। तो अगर क्लियर ना हो तो फिर मजबूरन अजम्पशन लेनी पड़ेगी। आपके पास रिक्वायरमेंट के नीचे एक नोट लिखा होगा जरा इसी पेज पे नीचे जरा। अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट फिर हम अज्यूम कर लेंगे कि अकाउंटेंट्स फैक्ट्री की बजाय हेड ऑफिस में बैठ के वर्किंग करते हैं। वैसे तो दोनों जगह हो सकते हैं, अगर स्पेसिफाई कर दे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो वी जनरली अज्यूम कि अकाउंटिंग कॉस्ट इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और देयरफॉर फिर प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर चली जाएगी। नोट मिल गया सबको? पढ़ लीजिएगा जरा। अगर क्वेश्चन में क्लियरली इंफॉर्मेशन ना हो तो अकाउंटिंग कॉस्ट इज अज्यूम टू बी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और देयरफॉर फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस में फिगर जाएगी। और इन अदर वर्ड्स अब हम इसे फैक्ट्री ओवरहेड्स में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है सर। और फाइनली अदर एडमिन ओवरहेड्स, इसका क्या करेंगे? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, लेकिन अगर ये फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड हो जाता तो इवन देन हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में लिख लेते हैं। तो दोबारा जरा देख लें, इसमें मेरा ख्याल 5 चीजें फाइनली आएंगी। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी, नंबर 3 इनडायरेक्ट लेबर,
इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और फिर फाइनली अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्लियर है? ये बना लें, जरा खुद से बनाएं, कंप्लीट करें फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप क्लियर है? डेप्रिसिएशन बेटा इसलिए आएगी क्योंकि प्लांट और मशीनरी की है, और प्लांट और मशीनरी फैक्ट्री में होती है। फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट में आएंगे, और फैक्ट्री से रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है फिर वो अकाउंटिंग सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। हाँ, अगर यही डेप्रिसिएशन ऑफिस के एसेट्स की हो या सेलिंग डिपार्टमेंट के एसेट्स की हो तो फिर एडमिन एक्सपेंसेस और सेलिंग एक्सपेंसेस रिस्पेक्टिवली में जाएगी। ठीक है? ये बेटा फैक्ट्री एसेट्स की जो डेप्रिसिएशन है ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, और अदरवाइज अगर फिगर है अदरवाइज हेड ऑफिस की या सेलिंग डिपार्टमेंट की है तो फिर वो एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस में फिगर जाएगी। ठीक है खबर? ये बेटा ये जो मैंने टिक लगाया आपके सामने ये भी मैं डिस्कस कर रहा था। Depreciation is 80,000. Factory manager salary 47,600. Indirect labor 1,48,000. Indirect material consumed 45,000. Other production overheads 84,000. ये ठीक है जी? प्लीज सबका इसका एक अलग से टोटल किया करें। फैक्ट्री ओवरहेड्स का 4,04,600। कंप्लीट कर लें जी काइंडली अगर यहाँ तक होगी। एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन? बस फॉर्मेट ऑफ फाइनल होना चाहिए जहन में। जब फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर आ गई तब प्राइम कॉस्ट में ऐड करके टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जस्ट मिनट बेटा आप कर लें जरा, जस्ट एक मिनट, ये बाकी भी जरा साथ मिल जाएगा। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अब आ जाएगी प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स 1924,600। इसके बाद फिर अब वर्क इन प्रोसेसेस काइंडली ढूंढना, ये करें काइंडली सारे कंप्लीट करें। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ना होने का मतलब तो बताएंगे कि पिछले पीरियड के एंड पे कोई गुड्स नहीं बन रही थी जो कंप्लीट नहीं हुई, तो देयरफॉर वो डैश हो गया एज इट इज, और उसकी जगह और उसके साथ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 2,50,000। ओपनिंग अगर होता उसने ऐड होना था, क्लोजिंग अगर है तो उसमें माइनस होके फाइनल आंसर आ जाएगा 1674,600। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड।
जी ओके बेटा, प्लीज एनी क्वेश्चन प्लीज। जी क्या कर रहे थे और क्या किए? वेटेड एवरेज मेथड से हम रेट एक निकाल रहे थे, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसमें, और वो अवेलेबल ना होने की वजह से हमने फिर वर्किंग कर ली है। जी ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस बड़ा क्वेश्चन में गिवन है। ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि साल के मंथ के स्टार्ट पे नहीं था। ठीक है शायद, चलें जी इसको यूज करें। जिसने कहा जाना जो फिगर आपने सॉल्व की है 1674600 जो वर्किंग वन में फिगर आई है, इसको रेट पर यूनिट में कंसिडर करें जरा, और बाकी चीजें भी आप बताएं कौन सी रह गई। ठीक है शायद, मिल गई फिगर। नो वर्किंग प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड। जी सर, 1674600 कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। बाकी इंफॉर्मेशन ढूंढे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में देखी थी, बेस में 4000 एज इट इज आ गया, और मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स ढूंढने एडिशनल इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 में 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है। ठीक है प्लीज, ये इंफॉर्मेशन देखें कहाँ है सारी। ओपनिंग यूनिट्स क्वेश्चन के फर्स्ट पैराग्राफ में, और जो प्रोडक्शन हुई है वो अदर इंफॉर्मेशन में करनी ढूंढे। देन कैलकुलेटर यूज करें, इन फिगर्स को सॉल्व करें। जस्ट एक मिनट, जस्ट एक मिनट। फिगर्स काइंडली सॉल्व करें जी सारे। जी हाँ जी, यहाँ से बेटा पहले रेट पर यूनिट आ जाएगा, और उस रेट पर यूनिट का फिर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जस्ट एक मिनट जरा, इसमें वो फिर वो एक राउंडिंग ऑफ का इशू आएगा, जरा बच्चों को साथ मिला लें जरा। जी बेटा रेट एक आ रहा है, बताएंगे क्या आ रहा है? बताएंगे कैसे लिखो? 212.88। सर 3 करना तो 3 करना, नहीं 3 ना करें। राउंडिंग ऑफ आई होप कि आपने जिंदगी में पहली दफा नहीं करनी होगी मेरे साथ। मेरी सजेशन ये है कि अगर कभी रेट कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। 88 के बाद शायद 3 आ रहा है, इसलिए 88 रह जाएगा। और 213 काइंडली इसलिए ना करें कि मेरा ख्याल है कि रेट को रुपीज में ना करें। रेट या परसेंटेज अगर कैलकुलेट आप कर रहे हो तो उसे पॉइंट्स में ले जाएं, लेकिन 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर लें। हाँ अगर हम रुपीज बना रहे हो तो रुपीज को फिर अगर मतलब हम रुपीज लिख रहे हैं 1 लाख 5 लाख वगैरह, उसको फिर फाइनली अगर रुपीज में ही राउंड ऑफ करना तो अच्छा है, टाइम वेस्टिंग अदरवाइज हो जाएगा। तो ये मटीरियलिटी के एंगल से शायद सोच रहे हैं हम, तो प्लीज पूरा रेट लिखना पॉसिबल नहीं है। तो रेट अगर पॉइंट्स में जा रहा हो तो 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ कर दूं सर? ये है क्या? इट इज अ वेटेड एवरेज रेट पर यूनिट। बहरहाल एनी कंफ्यूजन तो 2 डिजिट्स पे चले जाए, लेकिन उससे आगे शायद जाकर ऐसे टाइम वेस्ट ना करें। तो जब रेट आ जाएगा तो फिर अब इस रेट का करना क्या है, इससे क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू वेटेड एवरेज मेथड। तो अब जरा ढूंढे क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है कहीं। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 212.88। अब ये भी लिखे आंसर जरा, इसमें फिर आपको एक प्रॉब्लम आ सकता है, जरा करें सॉल्व जरा सारे। जस्ट अ मिनट जरा सबको कर लें, जस्ट एक मिनट। इस क्लास में शदीद खतरा है कि राउंडिंग ऑफ पे लंबी लंबी बहस हो सकती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये बहस कम से कम हो, और अगर शुरू में करके कोई फायदा हो जाए तो शायद बाद में टाइम वेस्ट ना हो। जी बेटा आंसर बताएंगे कंडी। 1064 10644। जी सर, 00 कर दूं? किसी का कोई और आंसर आ रहा होगा? बेटा बताएंगे तो पता चलेगा ना यार, अब ऐसे डर है। मैंने आपसे पूछा आंसर बताया, आपने आंसर बताया नहीं है, मैंने लिखा है फिर उसके बाद आप कह रहे हैं वो आ रहा है। 106 144। यार भाई को बोलने तो थे, क्या होगा?
सबका इस वक्त लेफ्ट हैंड खाली है, जरा काइंडली इसका यूज करें। जी आंसर बेटा बताइए। 1064417 कर लूं? यार आपसे बात नहीं हो रही जी, बाकियों का आंसर क्या है? अब ये मेरी रिक्वेस्ट जरा काइंडली एक दफा दोबारा सब सुन लीजिएगा। अगर बेटा आपने वही रेट यूज किया ना जो कैलकुलेटर पे पूरा आ रहा था, 8833 आ रहा था, और आपने मल्टीप्लाइड बाय 5000 किया, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ठीक आया और आपने फाइनली मुझे राउंड ऑफ करके लिखवा दिया। मेरी सजेशन ये है कि जब आपने रेट 88 पर राउंड ऑफ कर लिया है तो इसे आप इसी तरह रहने दें और कैलकुलेटर पे 0 दबाएं। फाइनली मेरी रिक्वेस्ट पर 0 ढूंढिए। 0 आ गया कैलकुलेटर पर। अब मेरे कहने पर जरा 5000 लिखें, मल्टीप्लाई करें 212.88 और काइंडली आंसर बताएं। उसी जज्बे से बताया ना जिस जज्बे से पहले बता रहा। तो ये जस्ट 17 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, वो उसी रेट को राउंड ऑफ करने की वजह से आ रहा है। तो मेरी माई सजेशन इज कि अगर एक दफा रेट आप राउंड ऑफ कर लिया तो उसी राउंडेड रेट की बेस पे वर्किंग करें, वरना कोई इशू नहीं है। अगर 17 रुपीज कुछ एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो एग्जामिनर को भी पता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें कोई टेंशन असूलन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि क्लास में जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम शायद सारी कोशिश करेंगे कि एक ही पेज पे रहें, इधर उधर भी ना जाएं, 17 रुपए भी हमारे बहुत बड़े हो जाएंगे। उस टेंशन को खत्म करने के लिए माई सजेशन है कि अगर रेट राउंड ऑफ कर लिया आपने तो फिर उस राउंडेड रेट की बेस पे नेक्स्ट वर्किंग करो। तो इजाजत है 00 लिख दूं या अगर 17 लिख लेंगे तो गलत हो जाएगा? प्लीज रिमेंबर ये कोई राउंडिंग ऑफ का पेपर नहीं है, एग्जामिनर को भी पता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से चंद रुपीस का डिफरेंस आ सकता है। तो प्लीज मैं दो बातें जो मैंने की हैं वो मैं दोबारा रिपीट कर दूं। अगर कभी रेट पॉइंट्स में जा रहा होगा तो बताएंगे क्या करेंगे? पॉइंट्स में चले जाएं, लेकिन 2 डिजिट्स पे काइंडली राउंड ऑफ करना है और फिर उन्हीं राउंडेड रेट्स की बेस पे काइंडली वर्किंग करना है। आई होप के फर्दर को बहस करने की जरूरत नहीं है। अब ये बता दें ये आया क्या है, ये ना यही ना फाइनली हो, ये किस मेथड से अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हो गई है। ठीक है जी। तो सेकेंडली अब हमने ये सेम डाटा वेटेड एवरेज की बजाय फाइफो की बेस पे डिस्कस करना है। सेम वर्किंग करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है और मेथड ऑफ फाइफो की बजाय, सॉरी वेटेड एवरेज की बजाय फाइफो यूज करना है। तो सेकंड पॉइंट बताएं। अब आपने हो सकता है वर्किंग 1 बीच में कर ली हो, तो जहां भी स्पेस है खुली खुली वर्किंग करो। मेन चीजों पे कंडी फोकस रखें और फुल कंसंट्रेट करें। इन दिनों में ये यकीनन क्वेश्चन जरा सिंपल से ही हैं, लेकिन इनसे हमारी कोशिश है कि कुछ अपने बेसिक कॉन्सेप्ट जरा फाइनल करें। जी हेडिंग लिख लें जी सब 5 और वंस अगेन वी आर सपोज टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। वही 5000 यूनिट्स हैं, लेकिन अगर वेटेड एवरेज की बजाय उन्हें फाइफो से मेजर करें तो देन फिर वैल्यू क्या आती है, अब हमने ये कैलकुलेट करना है। अब इस हेडिंग को लिख के अगर कैंडी 1 मिनट रुक जाए, मैं पहले जरा फाइफो के एंगल से सब कुछ आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं, आराम से फिर बाद में लिख लीजिएगा। मुझे जरा थोड़ा सा जरा डाटा अरेंज करवा दें जरा, ढूंढ जरा इंफॉर्मेशन शायद सारी हम सॉल्व कर चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक के जरा यूनिट्स बताएंगे। 4000 है और उन 4000 यूनिट्स की जरा अमाउंट भी बता दें। अब सॉल्व नहीं बड़ा, वो 220 पर यूनिट था, तो अगर तो टोटल अमाउंट अगर बता दें 880,000 हमने अमाउंट सॉल्व की हुई थी। यकीनन सॉल्व करना चाहें तो 4000 इंटू 220 जो फिगर थी उसी का मैं आंसर लिख रहा हूँ। तो 4000 यूनिट्स है पीरियड के स्टार्ट में और उनकी अमाउंट 8,80,000 थी। देन ड्यूरिंग द ईयर फिर हमने कितने यूनिट्स और प्रोड्यूस किए? यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 8000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और सोच के जरा फिगर अब बतानी है कि आपको पता है इन यूनिट्स को जब हमने प्रोड्यूस किया तो कितनी कॉस्ट आई? जरा ढूंढने जरा इर्द गिर्द, ये शायद वर्किंग हम कर चुके हैं। क्या आपको पता है इन 8000 यूनिट्स को बनाने की कॉस्ट क्या आई है? ये मैं शायद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की बात कर रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड मींस जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उनकी कॉस्ट, और उनकी कॉस्ट हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं जब हमने वेटेड एवरेज में फिगर कैलकुलेट की थी। तो क्या आंसर है सर? 1674600। एनी कंफ्यूजन? 8000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए और उनको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट हमने इसके सामने लिख ली। ठीक है, फाइफो अगर मेथड से आपने वर्किंग करनी हो
तो यकीनन शॉर्टकट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं इस वक्त कोशिश करूंगा कि आपके सामने जरा सारी पिक्चर आ जाए और उसके बेस पर हम इजीली डिसीजन ले लें। अब दोबारा यूनिट्स की तरफ आ जाए। क्लोजिंग यूनिट्स कितने रह गए? तो अगर बेटा क्लोजिंग यूनिट्स 5000 रह गए तो 4000 तो पहले से पड़े थे, 8000 और बनाए थे, विच मीन्स टोटल कितने अवेलेबल हो गए होंगे? 4000 अवेलेबल थे, 8000 और प्रोड्यूस हुए, 12000 टोटल हो गए थे। अब अगर पीरियड के एंड पे 5000 यूनिट्स बस बच गए हैं, तो इसका मतलब हमने ड्यूरिंग द पीरियड 7000 यूनिट सेल किए होंगे। कैलकुलेट करने का करना, ओपनिंग यूनिट्स 4000, फर्दर प्रोड्यूस्ड 8000, टोटल अवेलेबल 12000। अगर 5000 यूनिट्स बच गए हैं तो इसका मतलब हमने 7000 यूनिट्स को सेल कर दिया होगा। फाइफो मेथड में हमने डिसाइड करना होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेस पे कि कौन से यूनिट सेल हो गए और देयरफॉर कहां से यूनिट्स जो है वो स्टॉक में बचे हुए। तो फर्स्ट स्टेप इन फाइफो मेथड कि आप आइडेंटिफाई कर लें कि नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड हैं कितने। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड तक मैं पहुंचा कैसे? ओपनिंग लिख लिया मैंने, प्रोड्यूस लिख लिए, अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 5000, उसको मैं सिंपली माइनस कर रहा हूँ, प्लस कर दूं या माइनस करूं? और माइनस करने से मेरे सामने क्या आ जाएगा? सोल्ड यूनिट्स आ गए 7000। अब सोल्ड यूनिट्स बेटा जब हमें पता चल जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट्स हमारे बिजनेस से आउट हुए हैं, इन हुए आउट हुए। तो ये आउट हुए, अब हमने डिसाइड ही करना है कि कौन से यूनिट्स हैं जो आउट हुए। और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्या होता है? जब पहले थे वही पहले आउट हुए। तभी ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके सामने आ जाए तो 7000 यूनिट्स का फिर ब्रेकअप कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले इनमें 4000 यूनिट सेल हुए होंगे, वो तो सबसे पुराने थे, पिछले पीरियड वाले पहले सेल हुए होंगे। लेकिन अगर 4000 ओपनिंग थे और 7000 टोटल सोल्ड है तो इसका मतलब 3000 यूनिट्स फिर प्रोडक्शन में से सेल हुए होंगे। इन अदर वर्ड्स प्रोडक्शन फिर अगर 8000 यूनिट्स की है तो प्रोडक्शन में से ही रिमेनिंग 5000 यूनिट्स हमारे स्टॉक में बचे होंगे। प्लीज सबको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने 7000 यूनिट्स को सामने रख लिया और अब इसका ब्रेकअप सोच रहा हूँ कि इन 7000 यूनिट्स में कहां से यूनिट सेल हुए होंगे। तो सबसे पहले 7000 में ओपनिंग वाले 4000 यूनिट सेल हुए होंगे और देन फिर प्रोडक्शन में से, प्रोडक्शन टोटल 8000 है लेकिन प्रोडक्शन में से 3000 यूनिट सेल हुए होंगे और 5000 यूनिट्स प्रोडक्शन में से स्टॉक में बचे होंगे। अब ये जब हमने डिसीजन ले ली है तो क्या फिर हम प्रोडक्शन की बेस पे 5000 यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? कैलकुलेटर एक सेकंड पकड़े, बाद में फिर वो लिख के वर्किंग कर लेते हैं। ये मेरा ब्रेकअप सबको समझ आ गया? 7000 का क्या ब्रेकअप बनाए जी? कहां से यूनिट से सेल हुए? ओपनिंग से, फ्रॉम ओपनिंग 4000 और फ्रॉम प्रोडक्शन 3000। और इस ब्रेकअप से हमें क्या पता चला कि 4000 ओपनिंग वाले का सेल और प्रोडक्शन में से अगर 3000 सेल हुए हैं तो प्रोडक्शन में से ही 5000 यूनिट्स फिर क्लोजिंग स्टॉक में बचे होंगे। तो इट मींस अगर मैंने इन 5000 यूनिट्स की अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो मुझे सिंपली कहां से पर यूनिट कैलकुलेट करना चाहिए? मसलन 1674 लिखें, 1674600 डिवाइडेड बाय, अगर करेंगे तो इससे क्या होगा? एक रेट पर यूनिट आ जाएगा और वह जो रेट पर यूनिट है सिंपली हम 5000 से मल्टीप्लाई करके अपने क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग मेथड ऑफ FIFO। अब इस पर यूनिट कैलकुलेशन में हम ओपनिंग को कंसिडर क्यों ना करें? वहां से स्टॉक बचा ही नहीं है। तो FIFO में यू हैव टू आइडेंटिफाई कहां से स्टॉक बचा है और जहां से स्टॉक बचा है बस वहां से रेट निकालें और अकॉर्डिंगली अपनी वर्किंग करें। और वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है? ये आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं होता है कि स्टॉक कहां से बचा है। वेटेड एवरेज में सिंपली बस आपने ओपनिंग्स और प्रोडक्शन के बेस पे एक रेट निकाल लेना और उस रेट को आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना। आई होप कि मेरी बात को समझ आ गई है। तो यहाँ तक आप भी वर्किंग लिख लें, फिर इसको फाइनली जो आप रेट्स वगैरह निकाल रहे हैं वो नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं। यहाँ तक वर्किंग नोट करें, फिर वो जो आपने कैलकुलेटर पे सॉल्व किए वो भी इसके नीचे एक्सप्लेन कर लेते हैं। जी बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ब्रेकअप समझ आ गया?
एनी इशू प्लीज? चलिए फिर यहाँ तक अगर लिख लिया तो फिर रेट पर यूनिट निकालें और 5000 से मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर बताएं। अभी राउंडिंग ऑफ का काइंड इशू भी रिजॉल्व करेंगे जब मेरा ख्याल एक दफा चीज डिसाइड होगी, इसको बेस बना के आगे चलते रहे। और राउंडिंग ऑफ की वजह से जो डिफरेंसेस आएंगे वो इमटेरियल होते हैं, तो उस पर ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि रेट पर यूनिट आएगा आपका 1674600 डिवाइडेड बाय 8000 is equal to 209.33 ये आप जो राउंड कर लिया रेट मल्टीप्लाइड बाय राउंडेड रेट यूज करें ताकि राउंडिंग ऑफ के डिफरेंसेस भी परेशान ना करें। आने दे सर, गेम शुरू तो होने दे, अभी तो शुरू तो होने दो। तो फिर डेफिनेटली डिफरेंट डेट्स होंगी तो अलग अलग, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले वाली जो होंगी पहले से। सर फिर भी हो जाएगा, आप टेंशन क्यों लेते हैं? क्या ये आखिरी सवाल है? ये तो वाकई दूसरा सवाल है। इंशाल्लाह आपके रजिस्टर में कम से कम मेरा ख्याल है 500 से ज्यादा सवाल होंगे, वो भी कम बताएं शायद। तो अगर हमारी जिंदगी रहेगी तो सर गेम ऑन है। आंसर बताएं सर। 8000 से बेटा इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 8000 यूनिट्स की अमाउंट है। 1674600 जो है 8000 यूनिट्स की कॉस्ट है, तो बेटा वहीं से डिवाइड पाएगा ना। ये अप्रोक्सीमेटली आंसर है। सॉरी आंसर क्या आ रहा था? 1046650। ठीक है बेटा हुसैन, हुसैन सॉरी 1046650। 5 फॉर वेटेड एवरेज दो डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे मेथड्स हैं, इसलिए इनके आंसर सेम आने वाली कोई बहस नहीं है। तो जो पहले आंसर था वो किस मेथड से, और जो अब निकाला हमने ये डिफरेंट अजम्पशंस हैं, और डिफरेंट अजम्पशंस होने की वजह से आंसर सेम नहीं आएगा। आपने बस ये आइडेंटिफाई करना एग्जाम में कि आपसे एग्जामिनर किस मेथड से वर्किंग करवा रहा है, और आपको अकॉर्डिंगली इसका आइडिया होना चाहिए। जी हुसैन आपको समझ आ गई बात? चलो बेटा इससे मिलता जुलता काइंड एक जल्दी से क्वेश्चन करते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 3 पे एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ये जस्ट मैं आपके साथ रीड करने लगा हूँ, लेकिन आपने फिर उसके बाद 10-15 मिनट लगा के जरा ये इंडिविजुअली सॉल्व करना। कर लेंगे हिम्मत? कौन सा पेज कह रहा हूँ? प्लीज पेज नंबर 3, क्वेश्चन बाय द नेम ऑफ Tuesday Manufacturers Limited produces a single product. रिक्वायरमेंट में एक सेकंड आए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल ही का एक और नाम है। फर्स्ट लाइन दोबारा देखें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग? मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग? कैसे पता चला है? प्रोड्यूसेस, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस। दोबारा रिक्वायरमेंट में जाएं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मींस कॉस्ट ऑफ सेल। मेरी तरफ देखें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या ढूंढेंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स चाहिए होंगी, प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स इज इक्वल टू इंशाल्लाह जो वो मांग रहा है। पढ़े, आप इस जहन में रखकर डाटा। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज
फॉलोइंग कॉस्ट फॉर इंकर्ड इन द मंथ ऑफ जून, और आपने भी इसी मंथ की वर्किंग करनी है. डायरेक्ट लेबर, depreciation, distribution cost, factory manager salary, indirect labor, indirect material, purchases, selling cost, other production overheads, other admin overheads. Following other information is available. On 1st June 2019, stock of finished goods 1350 units consisted of, valued at 1640 per unit, and the stock of raw material was 14 lakh 90,000. 5200 units of the finished goods were produced during June. Opening work in process, no, or closing, okay, sorry, there was no work in process at the end of the month, whereas work in process as 1st June is valued at 208,000. ये आप सोचते हैं, मैं पढ़ता जा रहा हूँ. Stock of raw material on 30th June 970,000. 1500 units of finished goods were available in stock, and cost of finished goods is determined using FIFO. मिलता जुलता डाटा इंडिविजुअली करना चाहिए. वैसे आपको लगाएं को 10 मिनट रिक्वायरमेंट की बेस पे जरा सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर बाद में लिखता हूँ. और कोशिश करना जरूरी है, गलत सही वाली कोई बहस नहीं. गलत होगा तभी याद रहेगा कि क्या गलती हुई है. तो ऐसे बोर्ड से देख के लिखना कोई ऑप्शन नहीं. बिजनेस नेम लिखें, जो चीज फाइंड आउट करनी उसकी हेडिंग बनाएं, और उस हेडिंग को जहन में रख के फिर अकॉर्डिंगली चीजें ढूंढें. और डाटा प्लीज मिलता जुलता है. अगर आपने एक रीजनेबल एफर्ट की तो इंशाल्लाह इसने बड़े आराम से सॉल्व हो जाना. अच्छा, एक चीज जरा बीच में, आइडिया तो वैसे आप लोगों को है, ये जो ऊपर टेबल में रुपीज दिए हो ना, ये थाउजेंड्स में है. आई होप कि ये कुछ सरप्राइजिंग न्यूज नहीं है. सबको पता है रुपीज इन थाउजेंड्स का? सर जी पता है सर. अब नीचे जो अदर इंफॉर्मेशन है, फिर यहाँ ऊपर टेबल में तो रुपीज इन थाउजेंड्स है, नीचे जो इंफॉर्मेशन है उसका फिर आपको थाउजेंड्स में करना पड़ना है. तो या तो सारा डाटा रुपीज में होना चाहिए, सारी आपकी वर्किंग रुपीज में होनी चाहिए, और अगर थाउजेंड्स में करना है तो फिर अकॉर्डिंगली सबको जहां जहां थाउजेंड्स में नहीं भी किया हुआ तो आपको करना पड़ना है. तो कैसे करना चाह रहे हैं? टाइम वेस्टिंग है, कर लें ठीक है रुपीज में, लेकिन मेरा ख्याल है थाउजेंड्स में करना चाहिए. ट्राई हो जाएगी, करके देखें. जो लोग FA1 से आगे आए आप लोगों के लिए प्लीज इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन आई होप कि जो PRC वाले स्टूडेंट्स हैं आपको आइडिया है बेटा ये राउंड रुपीज इन थाउजेंड्स का. वो करना चाहिएगा, मुझे भी पता है, वहां सब कुछ पता है. कभी रुपीज इन थाउजेंड वर्ड सुना? कभी आज तक कुछ सुना है सर? कोई चीज सुनी है सर, या पहले बार मुझसे सुन रहे चीजें? जी शायद साहब, जो वर्किंग है बेटा, जो रिक्वायरमेंट आपने वही करना. और ये 5 वेटेड एवरेज है, वो जहां आपको पता है कि जरूरत पड़ती है वहीं अप्लाई होना है. तो आप लोग कोशिश करें, मैं फिर इंशाल्लाह डिस्कस करता हूँ.
पहले हिम्मत में बताता हूँ। सब कुछ वही है यार जो भी किए, प्लीज ट्राई, कोशिश किया कर। अब तो पंखा भी नहीं चल रहा। जी ठीक है बेटा, फिर आपकी जस्ट एक
वर्किंग कर रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं? करें कंप्लीट करें। क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग अगर FIFO से करेंगे तो काइंडली वैसे ही करेंगे जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस हुई है, और प्लीज प्रॉपर वर्किंग बनाइएगा, इसे कुछ शॉर्टकट्स की भी जरूरत नहीं है। जी जिन लोगों ने कर लिया बेटा जस्ट एक मिनट, बाकी भी जरा कंप्लीट कर लो। जी खुबैब साहब एक मिनट आ जाए, फिर डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, कहाँ तक पहुंचे? जो लोग कर रहे हैं कहाँ तक पहुंचे? नहीं जो लोग कर रहे हैं, नहीं एक दो फिगर जरा मैं डिस्कस कर लूँ ना जरा। जो लोग कर रहे हैं भाई हैं, जो लोग कर रहे हैं जरा बता दीजिएगा। जो लोग कर रहे हैं बता दें यार, तो करें कंप्लीट करें, 2-3 मिनट लगाएं। और जिन्हें कर लिया जरा 2 मिनट दें जरा बाकियों को। जो अनाउंसमेंट्स आप में से कितने लोगों का हो गया, या ये बता दें जो लोग कर रहे हैं। बाकी मेरे से फिगर्स अगर मैच करनी तो 1 मिनट ठहर जाए, अपना कंप्लीट करें फिर डिस्कस कर लेते हैं। अगर कहीं को मेरी गलती आपकी होगी तो भी देखते हैं। जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी 2-3 मिनट लगा लें। और
जी जो लोग कर रहे हैं काइंडली कंप्लीट करके बताना जरा, है बीच में कुछ लोग। जो लोग फारिग बैठे हैं कर लिया है या बस छोड़ दिया है? देख लीजिएगा यार। जी कौन कौन काइंडली कर रहा है कि बता दें, ये हो गया जो करना था? ये तो लगता है आंसर ढूंढ लिया आप लोगों ने। ये बेटा सबसे पहले तो काइंडली चले जो भी जहां भी है रुक जाए जरा काइंडली। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिएगा कि राउंडिंग ऑफ का इश्यू तो नहीं है प्लीज। मसलन फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट होनी थी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करते हुए सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट चाहिए थी। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट का जो डाटा था वो आपको पॉइंट नंबर 1 में नीचे दिया हुआ था। तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ था, प्लीज एक दफा जरा कैलकुलेट करें काइंडली सारे, 1350 यूनिट्स और मल्टीप्लाइड बाय 1640, आपका एक आंसर आएगा 2214 और 000 भी आ रहा है। लेकिन अगर रुपीज इन थाउजेंड्स में वर्किंग हो रही है तो जहां जहां थाउजेंड्स में डाटा है वो तो हम एज इट इज उठा लेंगे और वो सिर्फ टेबल के अंदर है, और बाकी जो डाटा है फिर वो हमें खुद से थाउजेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो मैंने 2214 लिखा है काइंडली इसमें कोई इशू प्लीज? थाउजेंड्स का आइडिया प्लीज सबको है? अगर नहीं है बेटा प्लीज जरूर बता दीजिएगा यार। देन उसके बाद हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड चाहिए थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की हम वर्किंग कर रहे थे। अब ये जरा फिगर कुछ लोगों की शायद सही नहीं भी है, मेरे सामने जो आंसर्स आए हैं ये जरा मेरे साथ मैच करना जरा, जो लोग जिन लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की मैंने वर्किंग आपके सामने कर दी है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमारा कैलकुलेट हुआ 4365। तो काइंडली साथ साथ देख लें, अगर किसी फिगर को फिर एक्सप्लेन करने की जरूरत है मैं बता देता हूँ। मिल गई चीजें? 4365 में कोई इशू? फिर डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट का आंसर क्या आया? 6440, ठीक है। अब जो टेबल के अंदर फिगर्स थी वो तो हमने एज इट इज थाउजेंड में गिवन है, एज इट इज डाली हैं, और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में थी वंस अगेन एडिशनल इन्फॉर्मेशन से हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मिला, तो 1490 लिखा मैंने थाउजेंड्स में। परचेजेस टेबल के अंदर थी शायद, तो टेबल के अंदर फिगर्स हैं वो थाउजेंड्स में दी हुई हैं, और जो अदरवाइज फिगर्स हैं वो हमें थाउजेंड्स में करनी पड़ रही हैं। तो आई एम कॉन्शियसली अगेन एंड अगेन आस्किंग, अगर कोई इशू है इस राउंडिंग ऑफ में तो बता दीजिएगा। आगे फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स मैच करें मैं सब। इसका टोटल मेरा 2400 शायद है, देख लें बहरहाल इंडिविजुअली देख लें फिगर्स में, अगर कोई इशू बनता तो फिगर्स भी चेक कर लें, हो सकता है कैलकुलेशन एरर हो, तो अगर है कोई इशू तो फाइनल करना। एनी प्रॉब्लम? जी लास्ट लाइंस में, ठीक है। देन उसके बाद फिर उसने बेटा कहा था कि ये बल्कि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई 8840, सम ऑफ प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स 8840। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी काइंडली साथ साथ देखते रहना। देन उसके बाद पॉइंट नंबर 3 था जिसमें कहा हुआ था कि एंड ऑफ द मंथ वर्क इन प्रोसेस नहीं है, तो विच मीन्स कौन सा वर्क इन प्रोसेस नहीं है? इस केस में क्लोजिंग नहीं है,
और 1 जून का जो वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ है 208,000, उसे मैंने 1000 में 208 1 जून, अब जून का मंथ था तो 1 जून का बैलेंस हमारे लिए ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का बैलेंस हो जाएगा। तो फाइनली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हुई है 9048। एनी कंफ्यूजन? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8840, सम ऑफ प्राइम कॉस्ट आपकी आई थी 6440, ठीक है, और प्लस इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स हुए 2400, तो 6440 एंड प्लस 2400, ठीक हो गया, ठीक है। देन उसके बाद 9048 आ गया अब आपका, कोई और इशू कहीं? तो 9048 अब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो फिर हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में चली गई 9048, और फाइनली इसमें से फिर हमें माइनस करना है क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट को, यूनिट्स को या अमाउंट को? यूनिट्स आपको दिए हुए सेकंड लास्ट पैराग्राफ में 1500 यूनिट्स हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के, लेकिन उसकी हमें अमाउंट फाइंड आउट करनी है, और पॉइंट नंबर 6 में मेथड कौन सा बताया हुआ है, तो उसके लिए फिर हमने आई होप एक वर्किंग की होगी। वैसे तो शायद अगर सोचा जाए तो वर्किंग के बगैर भी हो सकता है, लेकिन मेरी सजेशन यही है कि जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले वर्किंग की थी, एटलीस्ट मुझे जरा डाटा जरूर उसी तरह लिखवा दें। मैं जरा 1 मिनट एक्सप्लेन कर दूँ जरा, ये क्लियर है प्लीज? अब जो मैं कर रहा हूँ क्या करने लगा हूँ मैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की अमाउंट डिटरमिन करने के लिए FIFO मेथड अप्लाई कर रहा हूँ, तो वही करना चाह रहा हूँ जैसा थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था। आपने अगर नहीं भी वर्किंग की है तो मुझे जरा करवा दें काइंडली। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स क्या थे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स है 1350, अमाउंट उसकी बन गई थी, अब ये थाउजेंड्स में ही होना चाहिए सब कुछ, 2214 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए थे 5200, और 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट सबको पता है क्या आई है? 9048 सॉरी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक है? जी बड़ा मेरा ख्याल है ये जिन्होंने अभी मुझे कहा ये आवाज का इशू शायद आपका स्पेसिफिक आ रहा है। ये देन बड़ा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स के यूनिट्स पता चले हमें 1500। इस वर्किंग का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे पास सबसे पहले यूनिट सोल्ड आ जाए, और हम यूनिट सोल्ड की बेस पे फिर ये डिसीजन कर सकें कि क्या ओपनिंग सेल हो गए हैं या ओपनिंग से ही क्लोजिंग स्टॉक भी बच गया। तो ठीक है, शायद इस वक्त डाटा इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये मेरी सजेशन ये है कि ये चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। सोल्ड यूनिट्स को आइडेंटिफाई इसलिए किया जाता है ताकि आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल अडॉप्ट कर सकें, और स्टार्टिंग फ्रॉम के जो अर्लीस्ट यूनिट्स हैं वो पहले सेल हुए, और स्टॉक फिर एंड वाले यूनिट से बचा होगा या एंड वाली प्रोडक्शन के जहां से बचा होगा। तो सोल्ड यूनिट्स क्या बनते हैं? 5050। तो वंस अगेन अगर ब्रेकअप करें तो 5050 यूनिट्स में सबसे पहले कौन से सेल हुए होंगे? ओपनिंग वाले 1350, और डिफरेंस लें जरा 5050, ये कर लेगा, हो सकता है आपने ना किया हो, ये कर ले एक दफा वर्किंग जरा। 5050 माइनस 1350, 3700 यूनिट्स कहाँ से सेल हुए होंगे, और प्रोडक्शन में से इसका मतलब 5200 यूनिट्स प्रोड्यूस थे, तो 1500 यूनिट्स जो रिमेनिंग रह गए, 3700 यूनिट्स सोल्ड है, और 1500 यूनिट्स कहाँ से बचे हैं, जो कहाँ पड़े हैं? प्रोडक्शन से बचे हैं, जो फिर क्लोजिंग स्टॉक में पड़े। ऐसे ही ना यार, क्या वो चीजें बनाई होंगी जो पड़ी हैं? तो अगर ओपनिंग बिक गए तो फिर प्रोड्यूस में से रिमेनिंग यूनिट्स बचे होंगे। वंस अगेन सिचुएशन वही बन गई है कि हमें प्रोडक्शन में से रेट निकालना है और उसकी बेस पे फिर हम वर्किंग करना है। तो 90 जी जी जी, अगर बेटा छोड़े इंशाल्लाह सब कुछ होने लगा है। अगर ओपनिंग से बचा होता तो फिर ओपनिंग से भी रेट निकालते, जितने यूनिट्स ओपनिंग से बचे होते उसका ओपनिंग से रेट निकालते, जितने यूनिट प्रोड्यूस से बचे होते उसका अलग रेट निकालते, और अगर प्रोडिक्शन भी डिफरेंट दी होती तो हर एक में से अलग अलग रेट निकालते, जहां से यूनिट्स बच रहे हैं वहां से रेट निकालना। तो इंशाल्लाह चीजें आ रही हैं जी। रेट पर यूनिट की वर्किंग बोले जी।
9048 डिवाइडेड बाय 5200। अच्छा अब ये एक मिनट इसका आंसर बताएं जरा, सारे सॉल्व करें। 1.74 पर यूनिट। अपने जरा क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में जाए जरा, ये सॉरी फर्स्ट लाइन कह रहा हूँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन की फर्स्ट लाइन, ये तो 1 जून 2019 है इसी सवाल में। अब वहां बेटा रेट दिया हुआ था 1640, 1640। इस तरह की चीजें कंफ्यूज नहीं करनी है। अब हमने ये जो रेट निकाला ये है 1.74। असल में जब हमने रुपीज थाउजेंड्स में लिए तो हमारा अब रेट ऑटोमेटिकली थाउजेंड्स में ही आया। तो 9048,000 में रुपीज है और थाउजेंड्स में ही रेट है, और हमें ऐसे ही चाहिए। सिंपली इसको अगर अब नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो थाउजेंड्स में ही हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट भी आ जाएगी। तो ऊपर जो 1640 दिया वो थाउजेंड में वैसे क्या बनेगा, वो 1.64 है। ठीक है, तो ये रेट ऑटोमेटिकली थाउजेंड में इसलिए आया क्योंकि हमने अपने रुपीज को थाउजेंड्स में रखा हुआ है और थाउजेंड्स में ही हमें रिक्वायर्ड भी है। तो लेकिन बहरहाल ये नहीं है कि ये 1.74 रुपीज है और वो 1640 रुपए है। वो थाउजेंड्स में पूरा लिखा हुआ है 1640, और ये थाउजेंड्स में रेट है। अगर इसको भी पूरा बोलना तो ये है बेसिकली क्या, 1740, 1740 रुपए रेट है। तो ये सेम फिगर्स है, सिर्फ थाउजेंड्स में होने की वजह से जहाँ शायद कॉमा लगा हुआ है वहां शायद पॉइंट लग गया। तो हमें थाउजेंड्स में फिगर चाहिए, ऑटोमेटिकली थाउजेंड में आंसर आया। अब मैं सिंपली क्या करूं, लास्ट स्टेप बोल दे जरा, 1500 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इनटू 1.74 rate is equal to 2610 is the amount of closing stock of finished goods by using FIFO method। ये वर्किंग मेरी सजेशन है कि काइंडली अगर नहीं भी लिखी तो प्लीज नोट कर ही लें, ये लिख लें, कोई मसला नहीं। वैसे कुछ आंसर आ गया सबका, लेकिन वर्किंग नंबर 2 बनाए जरा और एक्सप्लेन कर लो। ये ठीक है शायद सब, मतलब फिर फाइनली बैलेंसिंग फिगर मैं भी निकालता हूँ आपके सामने। किसी फिगर में या कोई कैलकुलेशन अगर समझ नहीं आ रही तो फिगर कंफ्यूजिंग है। हमारी क्लास कुछ ज्यादा साइलेंट है, लेकिन आई होप कि बातें साइलेंट नहीं, मेरी बातें साइलेंट नहीं। गेम लेकिन आपस में साइलेंट नहीं लग रही है, मेरी तरफ साइलेंट लग रही है। ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड की, अगर कोई लिखने में इंटरेस्टेड है तो लिख के बता दें। कोई नहीं लिख रहा, चलिए सर फिर फाइनली ये जो फिगर आई क्लोजिंग स्टॉक की, इसको फिर हम अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में यूज करके फाइनली वो अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारे एग्जामिनर ने हमसे रिक्वायर की है। 8652 इज द अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहरहाल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सिंपली अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसी को इंटरचेंजेबली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहा जा रहा है। ठीक है सर, कंप्लीट कर लें, कोई अगर इशू रह गया तो फाइनल करें। जो लोग लिखते जाए जरा रजिस्टर का एक नया पेज निकालना होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बट आपका क्लियर है सारा, कोई इशू तो नहीं रह गया। थाउजेंड्स का कोई इशू तो नहीं है प्लीज यार, मैं एक दफा फिर पूछ रहा हूँ। खास तौर पे जो हजरात FA1 के साथ कॉस्ट पढ़ रहे हैं, PRC से सीधे कैफ में आए और पहले कॉस्ट में आए फिर FA1 में जाते हैं। ओके सर, चलिए जी नेक्स्ट एक हेडिंग लिखनी है आपने, डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। एक हेडिंग लिखें टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बस करें, आप बातें खत्म करें जरा, एक नई चीज आ रही है बीच में।
प्लीज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की हेडिंग लिख के रुक जाए और मेरी कुछ बातें सुनो। जी सर जी, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ total manufacturing cost is sum of prime cost plus factory overheads, and prime cost is sum of raw material consumed and direct labor। और raw material consumed का एक alternate नाम भी याद रखना है, direct material, direct material consumed, in other words direct material plus direct labor is prime cost and plus factory overheads is equal to total manufacturing cost। लेकिन प्राइम कॉस्ट ये भी ध्यान रखिएगा, प्राइम कॉस्ट इज नॉट अ नेम ऑफ अ सेपरेट कॉस्ट, ये कोई अलग से खर्चा नहीं है, ये सिंपली सम है डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का। तो प्राइम कॉस्ट कोई अलग से कॉस्ट नहीं है, इट इज अ सम ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। एक सेकंड, मैंने जो क्वेश्चन आप प्लीज डिस्कस करनी है उससे पहले मेरे पास एक जरा सवाल है, मैं एक मिनट पढ़ लूंगा। जी रिजवा साहब, बात आपकी बड़ा ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल अभी हम थोड़ा सा उस पोजीशन में नहीं पहुंचे कि हम डायरेक्ट वर्किंग कर सकें। थोड़े से हम जरा क्लास के हवाले से भी मेरा ख्याल है कि इनिशियल लेवल पे तो ये सब डायरेक्ट वर्किंग्स भी हो जाती हैं, लेकिन उस डायरेक्ट वर्किंग के लिए भी आपको FIFO और वेटेड एवरेज का डिफरेंस लेना पड़ता है। तो उसका एक ऑल्टरनेट वे भी है, सही शायद आप कह रहे हैं, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि इस वक्त शायद हमें यही आइडिया है कि अगर कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करनी हो तो ओपनिंग स्टॉक चाहिए होता है, प्लस अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो परचेजेस, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और माइनस क्लोजिंग। फिलहाल इसी तरह वर्किंग करें, वरना बात आपकी ठीक है, वो इंशाल्लाह हमने कुछ दिन बाद और बड़े हो जाना। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने का डायरेक्ट वे भी है। लेकिन बहरहाल जो आप पिछले क्वेश्चन से लिंक कर रहे हैं ना, पिछले क्वेश्चन में एग्जामिनर ने वेटेड एवरेज और FIFO दोनों की बेस पे वर्किंग मांगी थी, और यहाँ उसने सिर्फ FIFO की बेस पे कहा है, तो इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक को बस FIFO से डिटरमिन किया है। अगर फॉर एग्जांपल वो FIFO के साथ साथ वेटेड एवरेज भी कहता, तो जहां हमने क्लोजिंग स्टॉक FIFO से मेजर करके माइनस करके आंसर निकाला है, वहीं फिर ऑल्टरनेटिवली वेटेड एवरेज से, क्योंकि आंसर डिफरेंट आ जाता है और क्लोजिंग स्टॉक की अगर अमाउंट बदलेगी तो ऑब्वियसली फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी बदल जाएगी। तो वो दूसरी वर्किंग हमने वेटेड एवरेज इसलिए नहीं की है क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये दोनों चीजें रिक्वायर्ड थी, FIFO से भी वर्किंग और वेटेड एवरेज से, लेकिन वहां उसने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की फिगर पूछी थी, यहाँ उसने कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर पूछ ली है, इसलिए फिर हमें ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड सारी वर्किंग दिखानी पड़ी है। तो ऑल्टरनेटिवली आप सही कर रहे हैं, डायरेक्टली कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाती है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेरा ख्याल हम थोड़ा कुछ दिन और जरा गुजार लें, जरा मेच्योरिटी लेवल हमारा जरा हाई हो जाए। ठीक है रिजवान साहब, आई होप कि जो आपने पूछा मैंने उसका अकॉर्डिंगली सही आंसर दे दिए। काइंडली बता दें अगर क्लियर हो गया तो। कि सर जी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर अगर वर्ड आए तो यकीनन मुझे आपने अभी थोड़ी देर पहले से ही बताया कि हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करें तो ये फिगर आ जाती है। लेकिन रादर देन दैट, वो ठीक है स्टेटमेंट बनाते हुए हम प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, ज्यादा बेहतर ये कि हम शॉर्ट वर्ड्स में याद रखें कि रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट लेबर एंड प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। प्राइम कॉस्ट का अगर ब्रेकअप जहन में रख लें तो बहुत ज्यादा बेहतर है अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। इन अदर वर्ड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल, शॉर्ट वर्ड्स में मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन डिटेल्स में जाएंगे, पूरी स्टेटमेंट बना रहे होंगे तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है, डायरेक्ट लेबर है, प्राइम कॉस्ट बना लेंगे, फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख लेंगे। शॉर्ट वर्ड्स में रॉ मटेरियल या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, इनका सम करेंगे तो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सही कह रहा हूँ? सिर्फ किसकी बजाय क्या कहना चाह रहा हूँ, प्राइम कॉस्ट की बजाय उसका अगर ब्रेकअप जहन में रख लें तो वो जरा ज्यादा रेलिवेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइम कॉस्ट हम बोलेंगे फिर उसके अलावा उसके अंदर जो चीजें वो हमें शायद अलग स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। तो इन अदर वर्ड्स, शॉर्ट वर्ड्स में, समराइज वर्ड्स में, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, the raw material consumed means
डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, सेकेंडली डायरेक्ट लेबर। यकीनन इन्हें प्लस करके प्राइम कॉस्ट आ सकती है, लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, अगर इन तीन चीजों को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक्यूमुलेट हो जाएगी। और इसी टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का एक या दो नाम और क्या हमने रखे थे, प्रोडक्शन, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब मैंने जो इस वक्त आपसे डिस्कशन करनी हुई है यहाँ तो, बल्कि मेरी बात में कोई कंफ्यूजन, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं बनती? मैं ये होपफुली मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि प्राइम कॉस्ट का जरा ब्रेकअप अगर जहन में रख लें तो बहुत जरा ज्यादा डिस्कशन करते हुए आसानी हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, अगर कोई आपसे पूछे कि गुड्स को बनाने में क्या क्या खर्चा होता है तो हम क्या स्ट्रेट में बता देंगे, मटेरियल लगता है, लेबर का खर्चा होता है और फैक्ट्री ओवरहेड्स लगते हैं, रादर देन हम कहें प्राइम कॉस्ट लगती है, क्योंकि अगला सवाल फिर हमसे ही हो, प्राइम कॉस्ट क्या होती है? तो आपस में कम्युनिकेट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। देन बेटा हमने इन्हीं फिगर्स को, यही इन्हीं मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जरा एक डिफरेंट तरीके से एनालाइज करना है। बिजनेस में ये जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इसके कुछ कंपोनेंट्स वेरिएबल होते हैं और कुछ कॉस्ट के कंपोनेंट्स फिक्स होते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कुछ वेरिएबल कॉस्ट होगी और कुछ फिक्स कॉस्ट होगी। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो एक्टिविटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाती है। एक्टिविटी लेवल, बार बार एक वर्ड में बोलूंगा, एक्टिविटी लेवल का सिंपली मतलब ये है कि यूनिट्स के कम या ज्यादा होने से अगर कोई कॉस्ट चेंज हो रही है तो ऐसी कॉस्ट कहलाती है वेरिएबल। आई होप के वर्ड सुने जरूर होंगे, मैं अभी डिटेल में डिस्कस करता हूँ, उसकी डेफिनेशंस वगैरह भी लिखता हूँ, लेकिन जस्ट पहले रफ सा आइडिया हो जाए। एक ऐसी कॉस्ट जो यूनिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने से अगर चेंज होगी तो उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर कोई कॉस्ट ऐसी है जो एक्टिविटी लेवल मींस यूनिट्स के कम ज्यादा होने से चेंज ना हो, उसे बोला जाता है फिक्स कॉस्ट। लेकिन कुछ कॉस्ट ऐसी भी होती हैं जिनमें कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी होता है और कुछ फिक्स्ड एलिमेंट भी होता है, तो ऐसी कॉस्ट फिर कहलाती है सेमी वेरिएबल या सेमी फिक्स कॉस्ट, या उसे फिर मिक्स कॉस्ट भी बोलते हैं। मैंने तीन वर्ड्स यूज किए हैं। नंबर वन क्या बोला मैंने? वेरिएबल कॉस्ट, नंबर टू फिक्स कॉस्ट, और समटाइम सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हो सकती है। सेमी वेरिएबल से पहले हम जरा ये दो चीजें पहले डिस्कस कर लें, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, और लिखने से और एग्जांपल्स में जाने की बजाय हम पहले वैसे जनरली जरा एनालाइज करते हैं कि हमें इस चीज का कुछ आइडिया हो रहा है या नहीं। रॉ मटेरियल कंज्यूम पे है, आपका क्या ओपिनियन है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ फिक्स कॉस्ट? क्या अगर यूनिट्स ज्यादा बनाएंगे तो रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम होगा? फॉर एग्जांपल अगर 100 शर्ट्स बनाएंगे तो 100 शर्ट्स का क्लॉथ लगेगा। अगर 500 शर्ट्स बनाएंगे तब भी 100 शर्ट्स, तब 500 शर्ट्स का क्लॉथ लगेगा। अगर 1000 शर्ट्स बनाएंगे एंड सो ऑन। कोई भी चीज अगर आप बना रहे हैं तो जैसे जैसे उसके यूनिट्स इंक्रीज करेंगे अकॉर्डिंगली उसका रॉ मटेरियल इंक्रीज हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर पे आ जाए। डायरेक्ट लेबर के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? डायरेक्ट लेबर कहते हैं किससे, पहले ये बताएं। ऐसे एम्प्लॉइज की सैलरी को कहते हैं, लेकिन खासतौर पे उन एम्प्लॉइज की सैलरी को कहते हैं जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डायरेक्टली रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन हॉल में बैठ के रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना रहे होते हैं। अब इनकी सैलरी बताइए, जो डायरेक्ट लेबर सिंपली सैलरी है उन एम्प्लॉइज की जो प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर ये सैलरी आप पर मंथ दे रहे हैं, मतलब मंथली, कोई फॉर एग्जांपल आपने 50,000 रुपीज सैलरी किसी एम्प्लॉय की, और वो इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि वो कितने यूनिट्स बना रहा है, वो यूनिट्स कम बनाए ज्यादा बनाए, किसी वजह से अगर ऑर्डर्स नहीं है, प्रोडक्शन नहीं भी हो रही, तो अगर इररिस्पेक्टिव प्रोडक्शन आप सैलरी दे रहे हैं तो देन तो फिर ये सैलरी फिक्स कहलाएगी। लेकिन अगर ये सैलरी आवर्स की बेस पे हो जाए, तो फॉर एग्जांपल आर्ली बेसिस पे 700 रुपीज मिलना है, तो इट मीन्स अगर वो ज्यादा आवर्स काम करेगा तो ज्यादा उसकी सैलरी हो जाएगी, कम आवर्स काम करेगा तो उसकी सैलरी कम हो जाएगी, नहीं काम करेगा तो फिर सैलरी जीरो हो जाएगी।
तो अगर आवर्स या फॉर एग्जांपल यूनिट्स, एक यूनिट फॉर एग्जांपल एक शर्ट को बनाने के आपने 1000 रुपीज देने हैं, तो ज्यादा शर्ट्स बनेंगी तो सैलरी अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगी, कम बनेगी तो कम भी हो सकती है। तो अगर ये सैलरी आवर्स या यूनिट्स की बेस पे है तो फिर क्या होगी, फिर ये वेरी करेगी। लेकिन अगर ये पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर वीक है, अगर ये डिसाइडेड है और यूनिट से लिंक नहीं है, एक्टिविटी से लिंक नहीं है, तो देन ये फिर लेबर फिक्स कॉस्ट भी हो सकती है। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये जो डायरेक्ट लेबर होती है, ये क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज हैं, अनलेस हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि ये पर यूनिट या पर आवर की बेस पे होती है। नॉर्मली फैक्ट्रीज में ये पर यूनिट या पर आवर्स की बेस पे होती है। इसलिए जनरली स्पीकिंग इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, तो डायरेक्ट लेबर को हमेशा हम वेरिएबल कंसिडर करेंगे। क्या मैंने जब जो बात आपके सामने रखी इसका मतलब ये फिक्स हो नहीं सकती? ये फिक्स हो सकती है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो हम अज्यूम करेंगे कि ये वेरिएबल है, और अगर वेरिएबल है तो ये पर यूनिट या पर आवर की बेस पर नॉर्मली होती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर हमें पता चल जाए कि ये मंथली बेसिस पे है या वीकली बेसिस पे है, तो ये डायरेक्ट लेबर फिर फिक्स कॉस्ट की क्लासिफिकेशन में चली जाएगी। इसको समझ आ रहा है मैं डिसाइड कैसे कर रहा हूँ, वेरिएबल और फिक्स को आपके सामने कैसे डिसाइड कर रहा हूँ? यूनिट्स या एक्टिविटी की बेस पे अगर देखा जाएगा और किसी कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, तो वो एज इट इज अगर कॉस्ट है, एक्टिविटी कम ज्यादा हो भी रही है तो वो फिक्स कॉस्ट है। और एक्टिविटी के कम या ज्यादा होने से अगर कॉस्ट में भी इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है, तो फिर वो कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है। देन थोड़ा सा और एनालाइज करने लिखने से पहले फैक्ट्री ओवरहेड्स में आया जरा। फैक्ट्री ओवरहेड्स की बहुत सी एग्जांपल्स हम डिस्कस तो करते रहे हैं, लेकिन आपस में डिस्कशन करते हुए कुछ मेन 3-4 चीजें हर वक्त जहन में रखनी चाहिए। तो आप हेल्प करेंगे मसलन कौन सी 3-4 चीजें? नहीं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर तो शायद ठीक है, नाम तो बहुत से हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग रेंट हो सकता है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, यूटिलिटी बिल्स हैं, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी है, वो भी। लेकिन 3-4 मेन चीजें कम से कम, यूटिलिटी बिल्स हैं, रेंट है, डेप्रिसिएशन है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा। ये 3-4 चीजें हर वक्त जहन में रखें। आए जरा इनको जरा थोड़ा थोड़ा एनालाइज करें। यूटिलिटी बिल्स में, यूटिलिटी बिल्स तो वैसे पता भी है, हम 2-3 दिन से लगे हुए हैं। यूटिलिटी बिल्स मींस नहीं वैसे मतलब इनका क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस। तो जरा अलग बिलों पे आ जाते हैं जरा। इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एग्जांपल है, अपना ओपिनियन दें आप जरा, वेरिएबल है फिक्स है? ज्यादा अगर नहीं बेटा, शायद मेरा ख्याल यूनिट्स के हिसाब से होता है बिल। जो मर्जी जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करें बिल सेम ही आएगा। अगर ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम होंगे, और ज्यादा यूनिट्स कब कंज्यूम होंगे? शायद जब आप ज्यादा फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो यूनिट्स हैं उनकी बेस पे बिल है, तो अकॉर्डिंगली ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो आपका बिल बढ़ जाएगा, कम यूनिट्स कंज्यूम होंगे तो कम भी हो जाएगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल को अगर कभी एनालाइज किया जाए तो उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में ना समटाइम्स एक मीटर रेंट भी होता है। पता नहीं आपका इत्तेफाक है या नहीं है, लेकिन उसकी बजाय शायद आपने एक पोस्ट पेड मोबाइल बिल का आइडिया है। एक तो प्रीपेड कार्ड होता है शायद, तो बैलेंस आप लोड करवा लेते हैं, लेकिन अगर ये पोस्ट पेड बिल हो तो उसमें भी एक लाइन रेंट भी होता है। तो जिस तरह मोबाइल्स में एक लाइन रेंट होता है, उस तरह कभी अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा जाए ना तो उसमें एक मीटर रेंट भी होता है। तो मीटर रेंट जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, और बाकी जो बिल है वो यूनिट्स के हिसाब से होता है। और से मेरी बात सुनिएगा जरा। फॉर एग्जाम्पल अगर 2000 रुपीज मीटर रेंट है तो वो हर महीने सेम होता है, और उसके साथ साथ फिर बिल वेरी करेगा अकॉर्डिंगली यूनिट्स जितने कम या ज्यादा होंगे। तो अगर गौर से एनालाइज किया जाए इलेक्ट्रिसिटी के बिल को, तो ये 100% वेरिएबल नहीं है। इसमें जो मीटर रेंट वाला पोर्शन है वो फिक्स है, और जो यूनिट्स वाला पोर्शन है वो वेरिएबल है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल एज अ होल अगर देखा जाए तो वो 100% वेरिएबल की बजाय वो मिक्स कॉस्ट है, या सेमी वेरिएबल कह लें आप। कुछ उसमें फिक्स एलिमेंट भी है और कुछ वेरिएबल एलिमेंट भी है। डेफिनेटली मेजर पोर्शन शायद उसका वेरिएबल है, लेकिन वो फिक्स मीटर रेंट अगर कोई है, या किसी बिल का लाइन रेंट टाइप चीज है, तो ऐसा फिर बिल जो एज अ होल अगर देखा जाए तो उसे फिक्स नहीं कह सकेंगे, सिर्फ वेरिएबल नहीं कह सकेंगे, उसके लिए प्रोवाइड किया है वो सेमी वेरिएबल बन जाएगा। फिक्स मींस जिसने कांस्टेंट रहना है, वेरिएबल मींस जिसने चेंज होना है। और अगर किसी एक कॉस्ट एलिमेंट में दोनों चीजें इकट्ठी हो जाए तो फिर वो सेमी वेरिएबल भी कह सकते हैं, सेमी फिक्स भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल का मेजर पोर्शन वेरिएबल है,
लेकिन उसका जो मीटर एंड उसके अंदर होता है उसकी वजह से ये जरा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस बन जाता है। कुछ वर्ड समझ आए मेरे? देन उसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस आप बताएं। मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस मेरा ख्याल है शायद वेरी करेगी। अगर आप ज्यादा मशीन यूज करेंगे, ज्यादा प्रोडक्शन होगी, तो शायद जल्दी इसकी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल एक्सपेंस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन पे आ जाए। डेप्रिसिएशन का क्या ख्याल है? डेप्रिसिएशन फिक्स है वेरिएबल है? हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। कुछ मेथड जहन में आने चाहिए आपको, मेथड्स पे शायद कुछ डिपेंडेंट हो जाएगा। वैसे बाय डिफॉल्ट मेथड कौन सा होता है? तो अगर स्ट्रेट लाइन है तो डेप्रिसिएशन फिक्स ही रहेगी, और अगर मेथड्स डिफरेंट हो जाएंगे, अगर यूनिट्स मेथड है, मशीन आर मेथड है, तो ये वेरिएबल भी हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो बाय डिफॉल्ट भी अज्यूम डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, और देयरफॉर बाय डिफॉल्ट डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट। और आगे चलें तो रेंट है। हाँ जी, फैक्ट्री का जो रेंट होता है उसका प्रोडक्शन से लिंक नहीं होता है, वो पर मंथ, पर क्वार्टर, पर एनम एक रेंट होगा, वो एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं हो रहा होता। तो इन अदर वर्ड्स एंड एक्सेट्रा, फिर इंशाल्लाह जैसे जरूरत पड़ेगी और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में कुछ वेरिएबल भी है, कुछ फिक्स भी है, कुछ सेमी फिक्स भी है। लेकिन अगर ओवरऑल फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स को इकट्ठा सोचें तो बताएं, फैक्ट्री ओवरहेड्स को टोटल करके अगर सोचें तो क्या ये फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल है, या सेमी वेरिएबल है? ये फिर सेमी वेरिएबल, अगर इसे इकट्ठा करके देखें, अब इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है, फिक्स कॉस्ट भी है, कुछ मिक्स कॉस्ट भी है। तो ओवरऑल अगर फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए के फैक्ट्री ओवरहेड्स है और उसमें आपने टोटल किए हुए डिफरेंट चीजें, तो ये 50 लाख रुपया इकट्ठा करके अगर सोचें तो सिर्फ फिक्स नहीं, सिर्फ वेरिएबल नहीं, ये फिर मिक्स्ड कॉस्ट, सेमी वेरिएबल टाइप कॉस्ट हो जाएगी। दोबारा जरा फर्स्ट से शुरू करें। रॉ मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल, डायरेक्ट लेबर बाय डिफॉल्ट इज वेरिएबल बिकॉज वी अज्यूम कि पर यूनिट या पर आवर की बेस पे, अनलेस ऑफ कोर्स वी हैव इंफॉर्मेशन। और फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट, देयरफॉर सेमी वेरिएबल। फाइनली आफ्टर दिस डिस्कशन, अब आप मुझे ये बता सकते हैं, ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये फिक्स्ड है, वेरिएबल है, या सेमी वेरिएबल है? वो क्यों? इसमें मटेरियल भी है, लेबर भी है, ओवरहेड्स भी है। तो मटेरियल लेबर ठीक है, अगर वेरिएबल है भी, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में फिक्स और वेरिएबल इकट्ठा हो जाने की वजह से फाइनली जो बिजनेस की टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, ये ना 100% फिक्स है, ना 100% वेरिएबल है, ये फिर कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट है। देयरफॉर टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस इज अ सेमी वेरिएबल या मिक्स कॉस्ट। अब ये तीनों चीजें लिख लें, ये जो आपने अभी नोट नहीं शायद किया था, उसके नीचे फिर एक सेंटेंस जरा लिखना। सर उठना था इस वक्त। ये दोबारा नोट कर लेना, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज सम ऑफ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपको समझ आ गया? बाकी फिर मैं अभी ये जो मैंने बहुत कुछ बोला आपके सामने, इसको थोड़ा सा भी हम लिखते भी हैं और कुछ एग्जांपल से फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। और इसके साथ एक नीचे एंड में ये जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बिजनेस is a combination of variable and fixed cost
therefore it is semi variable slash semi fixed और मिक्स कॉस्ट। एक ही चीज के शायद तीन नाम है, सेमी वेरिएबल भी कह सकते हैं, सेमी फिक्स भी कह सकते हैं, या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। ठीक है फ्रेंड से, तो मिक्स कह रहे हैं मींस वेरिएबल भी है फिक्स भी है, सेमी वेरिएबल कह लें कुछ हिस्सा फिक्स है कुछ वेरिएबल है, यस ऑल्टरनेटिवली सेमी फिक्स्ड। एनी कंफ्यूजन है? चलिए जरा कुछ डेफिनेशन अब लिखना। हेडिंग लिखना है वेरिएबल कॉस्ट, और डेफिनेटली कोई बहुत ऐसी डेफिनेशंस नहीं है जिन्हें रट्टा को लगाना है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बस हम डेफिनेशंस कुछ बना रहे हैं ताकि हम कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जरा सही तरह समझ सकें। वेरिएबल कॉस्ट इज अ कॉस्ट, ये लिख लिया था पैराग्राफ ऊपर जो मैं लिखा, इट इज अ कॉस्ट which varies with activity level, और एक्टिविटी लेवल फिलहाल आप जहन में यूनिट्स रखें। इट इज अ कॉस्ट विच वेरीज विद, वेरी किसे कहते हैं? चेंजेस। इंक्रीज का वेरी का मतलब इंक्रीज होता है या डिक्रीज? ये इंक्रीज भी हो सकता है, और चेंज मतलब है वेरीज का मतलब चेंज, और चेंज कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। आपका वेट वेरी कर रहा है, इसका मतलब होगा इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो वेरी मींस चेंजेस विद, अगर कोई खर्चा एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज हो रहा है तो ऐसा खर्चा कहलाएगा वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ये बताएं जी, फॉर एग्जांपल प्लीज यार, सबसे पहले रॉ मटेरियल, ठीक है, रॉ मटेरियल कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर। लेकिन डायरेक्ट लेबर कब? हमेशा नहीं प्लीज, ये फिक्स हो सकती है डायरेक्ट लेबर अगर पर मंथ है, एक्टिविटी के साथ वेरी नहीं कर रही। फैक्ट्री ओवरहेड्स में से कोई वेरिएबल ढूंढना, इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल बेस्ड ऑन यूनिट्स ओनली। मीटर सॉरी मीटर रेंट जो है वो क्या है? वो तो फिक्स है, रिपेयर मेंटेनेंस है, मशीनरी की रिपेयर मेंटेनेंस है। वो इलेक्ट्रिसिटी बिल ठीक है वेरिएबल है, लेकिन सिर्फ कौन सा हिस्सा वेरिएबल है? जो यूनिट्स के साथ है, और उसके अंदर अगर कोई मीटर रेंट है वो फिर फिक्स है। रेंट तो रेंट फिक्स, रेंट वेरिएबल, वो तो फिर फिक्स में लिखवाएंगे। इस तरह इंश्योरेंस ऑफ एसेट्स अगर हो तो उसका भी लिंक यूनिट से नहीं है, एक्टिविटी से नहीं है, उसका भी एसेट की कॉस्ट से लिंक होता है। तो मेन डिफरेंशिएशन क्या है फिक्स और वेरिएबल की, कि क्या एक्टिविटी से के साथ उसने चेंज होना है या नहीं, अगर होना है तो वेरिएबल है, अदरवाइज फिक्स है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल कह लें, डायरेक्ट लेबर कह लें, रिपेयर मेंटेनेंस में लिख लो। डेप्रिसिएशन अगर यूनिट्स मेथड पे, डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन यूनिट्स या आवर्स एक्सेट्रा। जी
पानी का जो वाटर का बिल है वो मेरे ख्याल यूनिट्स के साथ बेटा लिंक नहीं होता, लेकिन अब मेरे ख्याल मीटर भी लग गए शायद, नहीं अब कुछ घरों में लग गए। बहरहाल अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं, लेकिन अगर ये एक्टिविटी के साथ है तो फिर वेरिएबल है। लेकिन वैसे कुछ अर्सा पहले तक का मुझे याद है कि उस वक्त शायद ये एरिया की बेस पे होता है कि अगर ये इतने इतने मरले या कनाल का घर है तो अकॉर्डिंगली इतना होता है। तो अगर तो फॉर एग्जांपल इस तरह है फिर तो शायद वो फिक्स ही रहना, लेकिन अगर वो तो जितना आप पानी कंज्यूम कर रहे हैं उस हिसाब से है कुछ इलाकों में वैसे ऐसे मीटर्स लगे हुए हैं, तो अगर जितना जितना वाटर यूज कर रहे हैं उस तरह से फिर अकॉर्डिंगली वेरिएबल भी हो सकता है। गैस का बिल क्या है जी, वेरिएबल है फिक्स है? तो ठीक है एक्सेट्रा कर लेते हैं, बाकी जरूरत पड़ेगी तो हाँ जी उसमें भी सेमी वेरिएबल एलिमेंट आ सकता है। तो अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, वो तो फिर चीजें सामने आएंगी तो पता चलेगा, जस्ट एक आइडिया थी सर जी। जब बस करें सर, मतलब एक्सेट्रा का मतलब क्या हुआ, इसके अलावा कुछ हो सकता है? देन बेटा इस तरह करें, बस करें प्लीज। रॉ मटेरियल के एंगल से एक जरा हेडिंग नेक्स्ट लिखें जरा, रॉ मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की बेस पे जरा थोड़ी सी वेरिएबल कॉस्ट की डिस्कशन और कंप्लीट करेंगे। एक नेक्स्ट हेडिंग लिखे रॉ मटेरियल। मीन्स ऐसे एग्जांपल में तो आ गया रॉ मटेरियल, लेकिन रॉ मटेरियल को वेरिएबल कॉस्ट जब कह रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये वेरिएबल है। बस आप हेडिंग लिखें, उसके बाद फिर मैंने एक छोटी सी एग्जांपल लिखनी है, वो पहले आपने समझ नहीं है। इकट्ठे हैं सारे? अब कैंडी बेटा लिखना है कि जल्दी ना कैंडी प्लीज कीजिएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि हम जरा बात को पूरी तरह समझ सकें। लेट्स अज्यूम आप कल 2-3 दिनों से हमने एक फैक्ट्री सोची हुई अपने जहन में कि हम क्लॉथ से सपोज शर्ट्स बना रहे हैं, तो उसी बेस पर जरा छोटी सी एग्जांपल सुनो। लेट्स अज्यूम a shirt requires 3 मीटर क्लॉथ। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त हम जिस शर्ट की बात कर रहे हैं उसे बनाने के लिए क्लॉथ के 3 मीटर्स रिक्वायर्ड हैं, एंड कॉस्ट पर मीटर इज suppose 750 rupees. Cost per meter is rupees 750। बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा, सबने पार्टिसिपेट करना था। एक शर्ट को बनाने में कितने मीटर सपोज चाहिए, और एक मीटर ऑफ क्लॉथ कितने का आता है? 750 रुपीज का सपोज आ रहा है। अगर आप एक शर्ट बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट ऑफ वन शर्ट कैसे कैलकुलेट करो? रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ वन शर्ट 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय, नहीं मेरे वर्किंग वो ठीक है, वो तो सिंपल वर्किंग है, करूं कैसे? एक क्या, एक शर्ट मल्टीप्लाइड बाय 3 मीटर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 750, आंसर 2250। क्या है 2250? रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ वन शर्ट। और लोग लिख रहे हैं, और प्लीज लोग जरा सिंपल सी बात को समझ लें, आपके लिए प्लीज। अगर बेटा सपोज आप 20 शर्ट्स बनाए, कॉस्ट ऑफ 20 शर्ट्स, नहीं एक मिनट, वो जस्ट अ मिनट, बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूँ असल में, एक मिनट, बिल्कुल आपने सही कहा। इसकी वर्किंग कैसे करूं? 1 की जगह 20 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 के 3 मीटर्स और मल्टीप्लाइड बाय 750 पर मीटर, ऐसे था ये। 20 अब क्या लिखा मैंने? 20 शर्ट्स, मैंने एक्टिविटी इंक्रीज की है, एक्टिविटी बढ़ा दी है मैंने। किस चीज को एक्टिविटी बोला मैंने? 20 शर्ट्स बना रहा हूँ, 1 से 20 पे पहुंच गया, मल्टीप्लाइड बाय क्या पर मीटर बदल जाएगा? 3 मीटर्स पर शर्ट है नहीं, तो जिस टाइप की शर्ट की हम बात कर रहे हैं उसमें से हर शर्ट ने 3 मीटर लेने हैं, तो 20 into 3 अगर करूंगा तो 60 मीटर्स अब रिक्वायर्ड हो।
और मल्टीप्लाइड बाय 750 पर मीटर इज इक्वल टू 45,000। क्या मेरे शर्ट्स के नंबर के बढ़ने से, शर्ट्स का नंबर बढ़ने से अकॉर्डिंगली रॉ मटेरियल कॉस्ट में चेंज आई? लेकिन क्या पर शर्ट मीटर्स में चेंज आया? क्या पर मीटर कॉस्ट में चेंज आया? किस में चेंज आया? टोटल में आया, टोटल कॉस्ट। क्या बढ़ा? एक्टिविटी लेवल बढ़ी, एक्टिविटी लेवल बढ़ा और टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें इंक्रीज आया। पर मीटर में इंक्रीज आया, पर मीटर पर शर्ट मीटर्स में चेंज आया या टोटल कॉस्ट में चेंज आया? एक वर्किंग और, सपोज आपने 500 शर्ट्स बनाई, वर्किंग बोले कैसे करें? 500 इंटू 3 मीटर्स पर शर्ट। क्या मतलब पर शर्ट? एक शर्ट के मीटर, 3 मीटर चाहिए हर शर्ट को, इट मींस 500 से मल्टीप्लाई हुआ तब हमें 1500 मीटर्स क्लॉथ रिक्वायर्ड होगा, मल्टीप्लाइड बाय 750 पर मीटर इज इक्वल टू 1125,000। इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट? इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट? लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है, गौर से मेरे वर्ड सुने, एक्टिविटी बढ़ाने से टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आता है और अगर एक्टिविटी कम करेंगे तो टोटल कॉस्ट डिक्रीज होगी। एक्टिविटी बढ़ने के बावजूद पर मीटर में चेंज नहीं आ रहा, पर मीटर 750 750 750 पर मीटर, पर यूनिट चेंज नहीं आ रहा। पर यूनिट कितना है किसी को पता? पर यूनिट कितना है? पर यूनिट सच्चा, पर यूनिट सच्चा 750 पर मीटर है, 1 शर्ट रिक्वायर्स 3 मीटर्स, तो 2250 है शायद। व्हाट इज 2250? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर शर्ट। तो पर शर्ट रॉ मटेरियल कॉस्ट में चेंज नहीं आ रहा, एक्टिविटी के बढ़ने से टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। और एक्टिविटी के बढ़ने से चेंज का मतलब टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में इंक्रीज आ रहा है। इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है? लेकिन कहाँ इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है? टोटल में, और पर यूनिट में चेंज नहीं आ रहा। तो वेरिएबल कॉस्ट में असल में दो चीजें होती हैं, टोटल तो उसका वेरी करता है एक्टिविटी के साथ, लेकिन उसका जब पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट ही रहता है, फिक्स कहने ये कांस्टेंट ही रहता है। वेरिएबल कॉस्ट में टोटल एक्टिविटी के साथ वेरी करता है, लेकिन उसका जब पर यूनिट होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो मेरी बात समझ आ रही है? पर यूनिट में किसे कह रहा हूँ? अगर मीटर्स में बोले तो मैं 3 को कह रहा हूँ, 3 मीटर्स 3 मीटर्स 3 मीटर्स। लेकिन अगर रुपीस में कहें तो 750 भी ठीक है, 750 पर मीटर। लेकिन फाइनली शायद मैं पर यूनिट कहना चाहता हूँ। जरा सॉल्व कर ले सब लोग, आई होप। 3 मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 750, ये 2250 क्या है? कॉस्ट पर शर्ट है। कैलकुलेटर पकड़े जरा, 20 लिखे कैलकुलेटर पर। ये क्या लिखा है 20 मैंने? इसको स्ट्रेट में मल्टीप्लाई करें 2250। नहीं, क्या था 2250? कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर शर्ट मल्टीप्लाई बाय 20, तो स्ट्रेट में हमारे पास आंसर आ गया। मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा था मीटर्स में और कॉस्ट पर मीटर्स में। इसी तरह कैलकुलेटर पे 12 लिखे 500 शर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 2250 करें। व्हाट इज 2250? कॉस्ट पर शर्ट। कॉस्ट पर शर्ट कांस्टेंट है, एक्टिविटी के बढ़ने से कॉस्ट पर शर्ट में चेंज नहीं आ रहा, हाँ टोटल रॉ मटेरियल कॉस्ट में चेंज आ रहा है। यहाँ तक एग्जांपल लिखना है, फिर जो मैंने अभी बात की इसको मैं जरा कंक्लूड करता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आपने साथ दिए मेरा? तो चीजें बेटा आई होप के जब आप सुनेंगे तो मुश्किल नहीं है, लेकिन नहीं जरूर है, इसलिए पहले पूरी कंसंट्रेशन से बात को समझने की कोशिश करें, उसमें कोई इशू रह जाए वो डिस्कस करें। उसके बाद डेफिनेटली आप लोगों के लिए लिखा है, आपने जरूर लिख के जाना है।
जी नोट करेंगे, कर लेंगे तो बताइएगा। जी नोट हो गया बेटा। नेक्स्ट छोटी सी हेडिंग देखें इसके नीचे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। दो पॉइंट्स आपने करनी ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, टोटल वेरिएबल कॉस्ट varies directly with activity level. डायरेक्टली वेरीज का क्या मतलब होता है? हाँ जी, वेरीज का मतलब चेंजेस तो है ना। डायरेक्टली का मतलब एक्टिविटी लेवल अगर बढ़ेगा तो टोटल कॉस्ट भी बढ़ेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगी। और अगर एक्टिविटी लेवल कम हो जाएगा, कम शर्ट्स होंगी तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, और अगर ज्यादा शर्ट्स बनेगी तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। क्लियर है प्लीज? डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली वेरी, तो एक चीज अगर बढ़ रही है तो इनडायरेक्टली वेरी का मतलब दूसरी चीज कम हो रही है, लेकिन ये वेरी डायरेक्टली कर रही है या इनडायरेक्टली कर रही है। और सेकेंडली, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट remains constant. Per unit variable cost remains constant. फिक्स भी कह सकते हैं, सेम कह लें, कांस्टेंट। पर यूनिट बढ़ता है या टोटल बढ़ जाता है? एनी कंफ्यूजन? अब इसी तरह जरा जाते जाते जरा डायरेक्ट लेबर बाद में लिख लेंगे कल। डायरेक्ट लेबर को जरा एनालाइज करें। लेट्स अज्यूम you are paying 1000 rupees per shirt to an employee, 1000 rupees per shirt to an employee। अगर वो शर्ट को स्टिच कर रहा तो क्या इसका इस डायरेक्ट लेबर का टोटल एक्सपेंस इंक्रीज होगा? अगर वो 100 शर्ट्स बनाएगा तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। 2000 शर्ट्स बनेंगी तो 2000 इंटू 1000 हो जाएगा। अकॉर्डिंगली डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन क्या पर शर्ट बदल जाएगा? 1000 पर शर्ट एज इट इज रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय शर्ट्स होने से टोटल वेरी करता जाए। तो इंशाल्लाह इसको कल लिख लेते हैं। आज काफी कुछ फिर हो गया, तो प्लीज अभी होमवर्क तो खैर नहीं हो सकेगा, एक नजर रिवाइज करके आइएगा सही तरह प्लीज रिवाइज कीजिएगा जो आज पढ़ा। नहीं बेटा, पर यूनिट टोटल कॉस्ट नहीं है, पर यूनिट है एक शर्ट के। पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट, और टोटल का मतलब है कि जितने आपने यूनिट्स बनाए उनकी कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट का मतलब है जो टोटल यूनिट्स है उनकी कॉस्ट, और पर यूनिट का मतलब होता है एक यूनिट की कॉस्ट। तो एक ही नहीं है ये, पर यूनिट का मतलब एक यूनिट की, और टोटल का मतलब जितने सारे यूनिट्स बनाए। सेम तभी होगा अगर सिर्फ आपने एक ही यूनिट बनाया। ठीक है प्लीज? क्लियर? ये और कुछ भी तो नहीं होना इसमें?
ये क्लियर हो गया प्लीज? अल्लाह हाफिज।